नाजरीन आदाब। मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम हेल्थ और हम में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा खान। हेल्थ और हम महज एक शो नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आपको सेहत से जुड़ी अहम और नाजुक मसाइल पर बात करते हैं। आसान ज़बान में हमारे एक्सपर्ट और तजुर्बेकार डॉक्टर्स और माहिरीन के ज़रिए आप तक सारी जानकारी पहुंचाते हैं। हमारा मकसद यही है कि आप और आपके अजीज़ सेहतमंद रहें, हर बीमारी को वक्त पर समझें और उसका बेहतर इलाज तलाश करें। आज का प्रोग्राम एक बेहद नाजुक और संजीदा मसले पर है। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी और हार्मोनल इम्बैलेंस पर। ये वो मसला है जहां ना सिर्फ जिस्मानी सेहत पर इफ़ेक्ट पड़ता है बल्कि इंसानी रिश्तों और जज्बातों पर भी गहरा असर डालता है। मर्दों और औरतों दोनों में हार्मोनल तब्दीलियां कई बार ऐसी सूरत पैदा कर देती है जहां बच्चा होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या वाकई ये लाइलाज है? आज हम समझेंगे कि इनफर्टिलिटी और हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है एक्सपर्ट वेल नोन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो इस फील्ड में सालों से काम कर रहे हैं और अपनी माहिरी और ख़िदमत के लिए जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मुजीद अफजल साहब की। और नाजरीन, आपको बताते चले कि मुजीब साहब कई बार मुनसिफ टीवी पर हमारे साथ कई सारे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे शो में। थैंक यू। तो सबसे पहले शो का आगाज़ हम इस सवाल से करेंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस और इनफर्टिलिटी क्या है? जी, हार्मोनल इम्बैलेंस इनफर्टिलिटी तो मर्दों और औरतों में कंसेप्शन नहीं होने का प्रॉब्लम जो होता है उसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है और ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ज़्यादातर होता है। पहले स्ट्रक्चरल एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते थे, लेकिन अभी हार्मोनल प्रॉब्लम्स लीडिंग कॉजेज़ है इसके। तो इनफर्टिलिटी में हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से ये कंसेप्शन का प्रॉब्लम हो रहा है ज़्यादातर लोगों को। तो इनफर्टिलिटी और हार्मोनल चेंजेस का इसका क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, तो इनफर्टिलिटी में हार्मोनल प्रॉब्लम्स, हार्मोन्स का ये रिलेशन है कि हार्मोन्स अपने रिदम को, बॉडी के एक बैलेंस को मेंटेन करते हैं, जिससे बॉडी अपने आप को कंट्रोल करती है। जैसे आप पिट्यूटरी हार्मोन्स जैसे FSH LH ले लीजिए, वो अपने टेस्टिकल्स और ओवरीज़ को कंट्रोल करते हैं। नॉर्मली अपन फर्टिलिटी के बारे में सोचते हैं तो पहले अपन ओवरीज़ और टेस्टिस के बारे में सोचते हैं या स्पर्म्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन हार्मोन्स का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। हार्मोन्स अपने ऑर्गन्स को, सेक्सुअल ऑर्गन्स जैसे ओवरीज और टेस्टिस को कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं, हार्मोन प्रोडक्शन में इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा दूसरे भी हार्मोन जैसे थायराइड हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है और इंसुलिन रेसिस्टेंस इंसुलिन हार्मोन है जो और उसके अलावा भी कई हार्मोन है जो ये फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं और ये टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन और ओवम और स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं और उसमें तब्दीली ला सकते हैं। तो जितने भी हार्मोन्स अभी आप मेंशन करें, तो ये इम्बैलेंस होने की वजूहात क्या है और ये कैसे इनफर्टिलिटी को अफेक्ट करता है? जी, तो अगर हम देख लें, मोस्ट कॉमन लेडीज़ में जो है आजकल PCOD का प्रॉब्लम है। PCOD की वजह से जो है, PCOD यूजुअली लाइफस्टाइल चेंजेस और वेट गेन की वजह से और दूसरे भी वजूहात की वजह से उनमें जो है इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है और मेल हार्मोन जो रहता है वो मिनिमल होना चाहिए, जो लेडीज़ में मिनिमल होता है वो बढ़ जाता है। और उसके अलावा ज़्यादातर PCOD का प्रॉब्लम मेन होता है। उसके अलावा थायराइड प्रॉब्लम्स है, प्रोलैक्टिन का प्रॉब्लम है, तो इसमें थायराइड की कमी, पेशी या ज़्यादा हो जाना भी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। उसके अलावा प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाना से भी ये फर्टिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। तो उसके अलावा इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकता है और इनडायरेक्टली वो फर्टिलिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये सिर्फ लेडीज़ से हटके अगर हम बात करेंगे तो क्या ये प्रॉब्लम मर्दों में भी देखे जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनमें भी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स अराइज हों? हाँ, मर्दों में भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से इनफर्टिलिटी इश्यूज होती हैं। जैसे अगर ले लें डायबिटीज़ की वजह से या ओवरवेट या ओबेसिटी की वजह से या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से फर्टिलिटी इश्यूज मर्दों में भी पाई जा सकती है। तो इसमें मेनली लाइफस्टाइल चेंजेस और वेट कंट्रोल करने पर और थोड़े दवाइयों से इसको सही किया जा सकता है, इवन मर्दों में भी।
तो इसको कंट्रोल कैसे करा जाए? ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, ये क्या लाइफस्टाइल की वजह से अफेक्ट करता है, या डेली लाइफस्टाइल रूटीन जो सबका फॉलो होते हैं, क्या उस वजह से अफेक्ट करता है, या सिर्फ ये ओबेसिटी या थायराइड ही एक मेन रीज़न है जो इनफर्टिलिटी का रीज़न है? इनफर्टिलिटी के कई वजूहात है आजकल। अगर आप देखेंगे तो लाइफस्टाइल मेन है, उसके अलावा जंक फूड, उसके अलावा बहुत नाइट आउट करना, रात में सही टाइम पे नहीं सोना, और स्ट्रेस ज़्यादा होना, वर्क स्ट्रेस और फैमिली स्ट्रेस, और इसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हार्मोन्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हार्मोन्स के इफेक्ट कर सकते हैं, वो मल्टीपल वेज में इफेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों को वेट बढ़ने के बाद में हार्मोन्स इफेक्ट होते हैं, कुछ लोगों को बिना वेट बढ़े भी हार्मोन्स इफेक्ट हो सकते हैं, और डायरेक्टली ये टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन डायरेक्टली इफेक्ट हो सकते हैं जिससे फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है, या इनडायरेक्टली इंसुलिन की बढ़ने की वजह से भी इफेक्ट हो सकता है इसमें। तो इसमें आपके क्या सजेशंस है, जैसे कि लाइफस्टाइल अगर कोई चेंज करे तो क्या वो लोग ये हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड इनफर्टिलिटी जो चांसेस अराइज हो जाते हैं, क्या उसको कंट्रोल में ला सकते हैं लाइफस्टाइल चेंज से? जी जी, बिल्कुल। लाइफस्टाइल चेंज एक ऐसा है जिससे बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो सकता है फर्टिलिटी में। लाइक 5 to 10% अगर कोई वेट लॉस कर लेंगे तो उससे उनका ओव्यूलेशन, लेडीज़ में ओव्यूलेशन सही हो सकता है, रेगुलराइज हो सकता है, और मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन भी इम्प्रूव हो सकता है। उसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस में डाइट कंट्रोल करते हुए इंसुलिन रेसिस्टेंस पर काबू किया जा सकता है, और ओवरऑल फर्टिलिटी पे इम्प्रूव हो सकती है उससे। अब जैसे कि कई सारी लेडीज़ का ये इशू होता है कि उनको पीसीओएस होता है, या इरेगुलर पीरियड से वो सफ़र करती हैं, क्या ये एक रीज़न है इनफर्टिलिटी का? जैसे कि लाइफस्टाइल से अगर हम हट के बात करेंगे तो पीसीओएस का कई सारे लोग ये बोलते हैं कि इस वजह से भी इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं, तो क्या ये भी एक रीज़न है इनफर्टिलिटी का? हाँ, लेडीज़ में ज़्यादातर ख़वातीन हजरात में जो है पीसीओडी का प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुका है आजकल। तो ये पीसीओडी का प्रॉब्लम हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जिसमें लाइफस्टाइल का रीज़न है, वेट गेन का रीज़न है, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन का रीज़न है, और इवन अपने इंटेस्टाइन के जो गुड बैक्टीरिया है उसका भी इफेक्ट पीसीओडी पर होता है। तो जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीरियड्स का इरेगुलर होना, अनवांटेड हेयर्स, एक्नी और फर्टिलिटी पर भी असर पड़ सकता है। मेन और वुमेन में कॉमन सिम्टम्स क्या है इनफर्टिलिटी के या हार्मोनल इम्बैलेंस के, एंड ये किस नतीजे पे पहुंचाता है ये लोग को? कॉमन सिम्टम्स ऐसे तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन लाइक पीसीओडी जो लेडीज़ में होता है उसमें इरेगुलर पीरियड्स, एक्नी, अनवांटेड हेयर्स होते हैं, और उसके अलावा अगर प्रोलैक्टिन का प्रॉब्लम है उनमें तो हेडेक होना या छाती से दूध आना, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है पीरियड्स का इरेगुलर होने के अलावा। और उसके अलावा दूसरे हार्मोनल प्रॉब्लम्स लाइक प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर जैसे प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें ओवरीज वक्त से पहले ही रुक जाते हैं काम करना, और पिट्यूटरी प्रॉब्लम्स लाइक हाइपोगोनाडोट्रोपी, हाइपोगोनाडिज्म, जिसमें पिट्यूटरी हार्मोन सही नहीं बनते हैं जिसकी वजह से ओवरीज सही प्रोडक्शन नहीं बनते हैं। उसमें ये दो कंडीशन में भी पीरियड्स बिल्कुल नहीं होते हैं, उससे डिटेक्ट किया जा सकता है। वेराज मेल्स में जो है मेनली टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं। अगर प्रोलैक्टिन की वजह से अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है तो हेडेक भी हो सकता है उसमें, और अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से ओवरऑल वेट गेन हो सकता है, ओवरऑल लो मोटिवेशन, लो वीकनेस, फैटीग हो सकता है टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से। जी। तो इन सब के लिए क्या कोई मेडिकेशन ऐसे स्पेसिफिक है जो आप लोग सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट्स को जो ये प्रॉब्लम से गुजर रहे? जी हाँ, तो डिपेंडिंग अपॉन उनके प्रॉब्लम के हिसाब से हम मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर पेशेंट को थायराइड प्रॉब्लम है, थायराइड की कमी होना, लाइक हाइपोथायराइडिज्म होता है तो थायराइड के टैबलेट देंगे, और अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो हाइपरथायराइडिज्म के एंटी थायराइड मेडिकेशंस देंगे। और अगर उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है उसमें उनके सिम्टम्स के हिसाब से उनको पीरियड्स इरेगुलर है तो रेगुलराइज करने के लिए दवाई देंगे। अगर वेट गेन है तो वेट कम करने के लिए डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस के अलावा दवाइयाँ सजेस्ट करेंगे जिससे उनका वेट आसानी से कम होता है, जिससे फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है। और प्रोलैक्टिन कंट्रोल करने की दवाइयाँ दे सकते हैं अगर प्रोलैक्टिन का प्रॉब्लम है। और अगर ओवरऑल जस्ट वेट गेन की वजह से है तो इंसुलिन रेसिस्टेंस कम करने के और वेट कम करने की दवाइयाँ दे सकते हैं, जिससे फर्टिलिटी इम्प्रूव हो सकती है।
कई सारे लोग अपना सेल्फ डायग्नोसिस सही तरीके से नहीं करते, जिसके चलते वो लोग अपनी खुद ही से ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते। जैसे कि एक टैबलेट है मेटफॉर्मिन, हम आपको बताते चले, कई सारे लोग ऐसे हैं जो मेटफॉर्मिन को सेल्फ कंज्यूम करते हैं, यानी 10 mg 5 mg खुद से अपना सेल्फ डायग्नोस कर देते। क्या ये सेफ़ है उनके लिए? नहीं, विदाउट डॉक्टर एडवाइस आप कोई भी दवाई शुरू करना सही नहीं है, क्योंकि लाइक आप पीसीओडी में कई डिफरेंट सिम्टम्स रह सकते हैं, उनके सिम्टम्स के हिसाब से हम उनको ट्रीट करते हैं। हर एक को सेम सिम्टम्स होना ज़रूरी नहीं है। कोई लीन रह के भी पीसीओडी में प्रॉब्लम से सफ़र कर सकते हैं, कोई ओबीस रह के प्रॉब्लम सफ़र कर सकते हैं। उनके सिम्टम्स के हिसाब से, उनके बॉडी वेट, बीएमआई और उनके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म एंड पूरा हर चीज़ देखकर हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं उनके दवाई। तो आप खुद ही से सेल्फ प्रिस्क्राइब मत करिए, डॉक्टर से एडवाइस करिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उसके बाद ही आप दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं। कई सारे लोग जो है जिम्स एंड एक्सरसाइजेस को एक्वेप करते हैं ये सब चीज़ों के लिए। तो इनफर्टिलिटी क्या एक परमानेंट चीज़ है जिससे हम लोग बाहर नहीं आ सकते, या वो क्योर कर सकते हैं? बिल्कुल, इनफर्टिलिटी एक हार्मोनल प्रॉब्लम अगर इनफर्टिलिटी का है तो बिल्कुल वो कम्प्लीटली क्यूर हो सकता है। उसके लिए जस्ट लाइफस्टाइल चेंजेस और डिपेंडिंग अपॉन कॉज, जो अंडरलाइंग कॉज है उसको अगर हम करेक्ट करेंगे और उसको सही करेंगे तो कम्प्लीटली रिवर्सिबल हो सकती है। ये वन ऑफ द इंकरेजिंग पॉइंट है हार्मोनल इनफर्टिलिटी का। ये हार्मोनल इनफर्टिलिटी जो है आपका, ये एक बॉडी का सिग्नल है, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, आपका बॉडी का सिग्नल है जो आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप उसको ध्यान दें, उसके ऊपर पहले उसको पहचानें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, कम्प्लीटली रिवर्स किया जा सकता है दवाइयों से। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक कैसे टेस्ट होते हैं जो कपल्स को करवाने चाहिए टू मेंटेन देन हार्मोनल इम्बैलेंस, और उनको पता लगे कि उनके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं? जी, तो डिपेंडिंग अपॉन लाइक अगर लेडीज़ हैं, लेडीज़ में हम लोग यूजुअली FSH, LH, प्रोलैक्टिन, AMH, ओवेरियन रिजर्व का टेस्ट वगैरह करते हैं। और उसके अलावा अगर PCOD है तो टेस्टोस्टेरोन और दूसरे भी दीगर टेस्ट करते हैं, यूजुअली कॉमनली ये करते हैं। और जेंट्स में भी FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन और सेमेन एनालिसिस करके वजूहात को फाइंड करते हैं हम लोग, और प्रोलैक्टिन भी कर सकते हैं मेल्स में भी। तो इसका कोई टाइम पीरियड होता है जो कपल्स को जाके टेस्ट करवाना पड़ता है, एवरी मंथ या एवरी ईयर या एवरी क्वार्टरली, ऐसा कोई टाइम पीरियड है जहाँ पे उनको ये चेक कराना पड़ेगा? जी, यूजुअली कपल्स जब रिलेशनशिप मोर देन 1 ईयर से रिलेशनशिप में होते हैं और उसके बाद में भी अगर उनको कंसेप्शन नहीं हो रहा है तो देन वो लोग एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कंसल्ट कर सकते हैं और उसके बाद में उसके वजूहात फाइंड करके उसके हिसाब से ट्रीटमेंट ले सकते हैं और फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये जो हार्मोनल चेंजेस एंड फर्टिलिटी का मसला है, क्या इसमें कोई एज फैक्टर है स्पेसिफिक, या ये किसी भी एज फैक्टर के लोगों को अफेक्ट कर सकता है? जी, तो हार्मोन्स जो है लेडीज़ में 30 साल के बाद और जेंट्स में 40 साल के बाद में कम होने लगते हैं, तो इसका असर फर्टिलिटी पर हो सकता है। तो इसीलिए अर्ली एवेल्यूएशन की ज़रूरत है, पहले ही एवेल्यूएट कर लें, पहले ही अगर मोर देन 1 ईयर हुआ और कंसीव नहीं कर रहे हैं तो एवेल्यूएट करें, हार्मोन्स कम्प्लीटली एवेल्यूएट करके उसके हिसाब से आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके ट्रीट कर सकते हैं, जिससे फर्टिलिटी इंप्रूव हो सकती है। अब PCOD का और PCOS का मेन कंसर्न ये है कि वो जो फास्ट फूड कंजम्पशन होता है वो एक मेन रीज़न होता है PCOD एंड PCOS का। तो क्या फूड केमिकल्स जो होते हैं, क्या वो भी एक रीज़न है इनफर्टिलिटी कॉजेज़ के लिए? हाँ जी, हाँ, आजकल जो केमिकल्स ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स और प्लास्टिक वगैरह खाने में इवन पैकेजिंग में यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से भी ये फर्टिलिटी पर असर कर सकता है। जैसे कि BPH बोल के केमिकल होता है प्लास्टिक में, जो फीमेल हार्मोन की तरह, ईस्ट्रोजन की तरह काम करता है। तो इसमें क्या होता है, फीमेल हार्मोन सिस्टम कंफ्यूज होता है, ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो जैसा महसूस करता है और ओवेरियन सप्रेशन कर सकता है, तो ओव्यूलेशन पे इफेक्ट कर सकता है उससे। और सिमिलरली सेम अगर मेल्स में अगर देखेंगे तो ये फीमेल की तरह लेडीज़ का हार्मोन ईस्ट्रोजन की तरह काम करने की वजह से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो सकता है और चेस्ट डेवलपमेंट या ऐसा हो सकता है उनको भी। और इवन प्लास्टिक एक ऐसा केमिकल है जो हर हार्मोन को इफेक्ट कर सकता है। वो आपके मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड हार्मोन्स, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर सकता है, थायराइड का प्रोडक्शन कम कर सकता है और ओवरऑल आपका
हर हार्मोन को इफ़ेक्ट कर सकता है प्लास्टिक, हर लेवल पे, और हर लेवल पे इफ़ेक्ट कर सकता है। जैसे अब ओवरीज़ को अगर ओवरीज़ को ले लेंगे, ओवरीज़ का जो कंट्रोल होता है पिट्यूटरी हार्मोन से होता है, तो पिट्यूटरी हार्मोन के लेवल पे भी प्लास्टिक का असर होता है और ओवरीज़ पे भी प्लास्टिक का असर होता है, जिससे दोनों हार्मोन्स कम होने लगते हैं और ओवरऑल इसका फर्टिलिटी पे बहुत सीवियर असर होता है। तो आजकल काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से और इनफर्टिलिटी की वजह से हॉस्पिटल में कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये केसेस को रिप्रेजेंट करें, एंड काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इससे प्रॉब्लम से आगे बढ़ रहे। तो इसकी मेन रीज़न क्या है जो कपल्स को हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस का रीज़न मेनली जो है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट कंजम्पशन, जिसकी वजह से ओवरवेट हो जाना, और स्ट्रेस, ओवरऑल स्ट्रेस बढ़ चुका है, और नाइट आउट्स कर रहे हैं लोग, रात में टाइम पे नहीं सोना, और ओवरऑल पोल्यूशन लेवल्स भी बढ़ चुके हैं, प्लास्टिक का यूसेज बढ़ चुका है, और ये चीज़ें सारे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स या एंडोक्राइन डिसरप्टर की तरह काम करते हैं जो आपके हार्मोन्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं और फर्टिलिटी को कम कर सकते हैं। तो इन सब वजूहात के से आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी इश्यूज़ कॉमन हो चुके हैं आजकल। जैसे कि आपने अभी ये पॉइंट मेंशन किया कि ज़्यादा लेट तक जागना या ज़्यादा लेट तक नाइट आउट्स करना, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स में भी दिख रहा है। जो एज क्राइटेरिया 15 से लेके 25 तक के एज ग्रुप के लड़के हैं या लड़कियां हैं, ये लोग अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग एंड नाइट आउट्स एंड लेस स्लीप, तो क्या ये लोग को जो मैरिड नहीं है अभी एंड ये एज क्राइटेरिया के लिए, क्या इनको भी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। फर्टिलिटी इश्यूज़ कौन से भी एज में आ सकते हैं, लेकिन उनको उतना मायने नहीं रखता उस लेवल पे, उनके एज पे, बट लेकिन लेटर अफेक्ट कर सकता है उनके मैरिड लाइफ में अगर आगे जाके मैरिज करेंगे तो। इसीलिए अर्ली स्टेजेस में ही इसका इलाज, इसका प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पहले से ही अपनी सेहत का ख्याल करेंगे तो आप अपने हार्मोन्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि ज़्यादातर नाइट आउट का इफ़ेक्ट 1-2 डेज़ में नहीं होता है, इसका इफ़ेक्ट ओवर द ईयर्स होता है, क्योंकि ये जब आप नाइट आउट करते हैं तो आपका मेलाटोनिन कम बनने लगता है। तो जब मेलाटोनिन कम बनता है, आपका जो सेल रिपेयर होता है रात के टाइम पे, जो मेलाटोनिन से होता है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो केमिकल्स, जो नेगेटिव चार्जेस जो बनते हैं, उसको क्लियर करने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये आप जब सो जाते हैं तो मेलाटोनिन आपके माइटोकॉन्ड्रिया को रिपेयर करता है, जिसका असर आपके ओवरऑल हार्मोन पर पड़ता है, क्योंकि हर हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, जो पावर हाउस है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है हर सेल के अंदर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अपने सेल के अंदर काफ़ी होते हैं, 500 से 1000 तक होते हैं, तो इसका असर स्लोली होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लाइक 5 to 10 ईयर्स होता है। तो तकरीबन लोगों को इसका पता नहीं चलता है अर्ली स्टेज में। अब ऐसे कई सारे कपल्स हैं जो अपने ये हार्मोनल इम्बैलेंस एंड इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी मैरिड लाइफ के 3 या 4 साल बाद में IVF स्टेप पर जाते हैं, एंड IVF 50% पॉजिटिव एंड 50% नेगेटिव, ये चांसेस डॉक्टर्स ऑलरेडी बता देते हैं। तो क्या ऐसे असिस्टेड जो रहते हैं सप्लीमेंट्स, उसको कंसिडर करना चाहिए या नहीं? हाँ, पहले तो आपका हार्मोनल ट्रीटमेंट ज़रूरी है। पहले हार्मोनल ट्रीटमेंट कीजिए 5 to 6 months या 6 to 1 year। अगर हार्मोनल ट्रीटमेंट के बावजूद भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है, अगर फर्टिलिटी कंसेप्शन नहीं हो रहा है, तो आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ लाइक IVF या ACSI, ये इस प्रोसीजर्स के लिए जा सकते हैं आप। तो हार्मोनल इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है, क्या ये एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा हमारे व्यूअर्स को, या जो भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, क्या उनके लिए ये बेनिफिशियल है? हाँ, डेफिनेटली। हार्मोनल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आपके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को भी इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस और वेट लॉस करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होगा और आपके दूसरे प्रॉब्लम्स भी हार्मोन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ओवरऑल नॉट जस्ट आपका फर्टिलिटी इम्प्रूव होगा हार्मोनल चेंजेस इम्प्रूवमेंट से, ट्रीटमेंट से, और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म पे भी इसका काफ़ी असर होता है। और इवन आपके, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो डायबिटीज़ आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और हार्ट डिसीज़ के आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही हो जाता है तो शुगर और हार्ट डिसीज़ का भी रिस्क कम हो जाता है उसकी वजह से।
तो इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस जो आते हैं, जैसे कि अगर प्रॉपर स्लीप हो गया, प्रॉपर इंटेक हो गया, फूड इंटेक, प्रॉपर एक्सरसाइजेस हो गया, तो क्या इससे इनफर्टिलिटी एंड हार्मोनल बैलेंस को कंट्रोल में लाया जा सकता है? हाँ, डेफिनेटली लाइफस्टाइल चेंजेस और वेट लॉस और स्ट्रेस को कंट्रोल करके बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इन तीनों को एड्रेस करके फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को कम्प्लीटली रिवर्स किया जा सकता है। और स्लीप सही टाइम पे सोना और 7 to 8 आवर्स सोने से भी हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म वगैरह भी इम्प्रूव होता है। और इवन वेट लॉस में भी उसकी वजह से आसानी होती है, ओवरऑल फर्टिलिटी फाइनली इम्प्रूव होती है। एक मेरा ये सवाल है आपसे जी। कि काफ़ी सारे लोग जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में एग्जीक्यूटेड है, जी। उन लोग को नाइट शिफ्ट जो दिए जाते हैं उसकी जी। वजह से भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, बट उनको ये पता नहीं है। जी हाँ। तो इसका कोई सेल्फ डायग्नोसिस है जो लोग कर सकते हैं अपनी खुद ही से? नहीं, ऐसा सेल्फ डायग्नोसिस नहीं है, क्योंकि तकरीबन हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस इनिशियल स्टेजेस में विदाउट सिम्टम्स ही रहते हैं। जब सिम्टम्स आने लगते हैं तो एडवांस्ड हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। उस वक्त जो है पीसीओडी जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं लेडीज़ में, और मेल्स में लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से लो मूड और लो मोटिवेशन और वीकनेस वगैरह ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं यूजुअली, या वेट गेन। सो ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स ही होते हैं, तो उसका पर्टिकुलर टेस्टिंग से ही इसका क्लियरली पता चल सकता है। एक फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स जी। के लिए आपका क्या है जो हार्मोनल चेंजेस एंड इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं? ऐसे जी। कपल्स के लिए आपका क्या मैसेज है? जी, डेफिनेटली मैं सभी कपल्स जो फर्टिलिटी से जूझ रहे हैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस एक आपकी बॉडी का एक सिग्नल है, ना कि एक पनिशमेंट। आपकी बॉडी आपको कुछ बता रही है जिसको सुनना और जिसके बारे में तहशीश करके आप टेस्टिंग कराना सही होगा, क्योंकि आजकल हर चीज़, हर हार्मोन का प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट है अवेलेबल, और ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल हो सकता है। और अगर आप जस्ट डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस और वेट लॉस और इंसुलिन रेसिस्टेंस और थोड़ा टाइम और थोड़ा पेशेंस के साथ इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो आप मिरेकल्स कर सकते हैं और फर्टिलिटी को कम्प्लीटली नॉर्मल किया जा सकता है। तो जी। तो काफ़ी सारे ऐसे कपल्स हैं जो थोड़ा हेजिटेट होते हैं डॉक्टर के पास जाने एंड अपनी प्रॉब्लम सामने रखने। एक को लगता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम है एंड दूसरे को लगता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ना कपल्स में क्लैशेस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप ऐसे मतलब क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब ये लोग ना विदाउट एनी हेजिटेशन जाके डॉक्टर को अपनी बात बोल सकें ओपनली? जी। बिकॉज ये कंफर्टेबल टॉपिक फील नहीं करते वो लोग डिस्कशन के लिए एक डॉक्टर से, एंड इसकी वजह से ना ट्रीटमेंट भी नहीं करवाते, अपने सेल्फ उसमें ही चले जाते। तो इसके लिए आपके क्या सजेशंस हैं? जी बिल्कुल, ये फर्टिलिटी का जो इशू है वो दोनों मर्द और ख़वातीन दोनों हज़रात में भी इक्वली हो सकता है, तो इसीलिए दोनों खुद मिलकर इसकी टेस्टिंग करवाएं, इसके लिए कंसल्ट कीजिए अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या आपके जो भी डॉक्टर है, एक्सपर्ट डॉक्टर, इसके रिप्रोडक्टिव एक्सपर्ट्स जो है, फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स, उनसे कंसल्ट करिए और इसके वजूहात जानने की कोशिश करिए, क्योंकि हार्मोनल इश्यूज़ आजकल बहुत कॉमन है। तकरीबन हार्मोनल इश्यूज़ ही प्रेडोमिनेटली अप टू 50 to 60% प्रॉब्लम्स फर्टिलिटी के हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से हो रहे हैं, और इसमें दोनों मर्द और ख़वातीन दोनों को भी ये इफ़ेक्ट कर रहा है इक्वली। तो इसका दोनों का इवैल्यूएशन ज़रूरी है। मैं देखता हूँ क्लिनिक में कि तकरीबन लोगों में, दोनों कपल्स में भी, दोनों में भी प्रॉब्लम होता है। तो किसी एक कपल में प्रॉब्लम होने का चांसेस बहुत आजकल कम है, क्योंकि आजकल एनवायरनमेंटल पोल्यूशन और लाइफस्टाइल चेंजेस ये सभी को इफ़ेक्ट कर रहा है। राइट। और इसको दोनों में भी आपको ट्रीटमेंट से कम्प्लीटली रिवर्स किया जा सकता है और इसको कम्प्लीटली इम्प्रूव किया जा सकता है, और कंसेप्शन भी बहुत जल्द हो सकता है इसकी वजह से। ये एक मेन रीज़न बन गया है काफ़ी सारे ऐसे कपल्स के लिए, जिस वजह से ना ये लोग सेपरेट हो जाते हैं, एंड इस चीज़ को ज़्यादातर ये समझते हैं कि शायद हम में कोई कमी है, इसलिए हम
एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, बट ये नहीं समझते लोग कि ये एक थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक के साथ साथ एक साइंटिफिक रीज़न भी है इसके पीछे, एंड उनकी लाइफस्टाइल को थोड़े सुधारने से ये चीज़ को कंट्रोल में ला सकते हैं। ये थोड़ा सा अगर अवेयरनेस आप सभी को हो जाए कि आप ये लाइफस्टाइल चेंजेस, अपने एक्सरसाइजेस, स्लीप रूटीन, स्ट्रेस अगर इसको कम कर ले तो आप लोग इससे आगे बढ़ सकते हैं, इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम को आप लोग सुधार भी सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आपने इस टॉपिक पर हमारे साथ आज डिस्कशन की। आई थिंक ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, तो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि इनफर्टिलिटी और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी नाजुक मगर अहम मसले पर हमने बात की। डॉक्टर मुजीब साहब ने जिस सादगी और तजुर्बे के साथ इस पेचीदा टॉपिक को समझाया, यकीनन बहुत से लोगों के लिए ये मददगार साबित होगा। हमें ये समझना चाहिए कि हार्मोनल इम्बैलेंस और इनफर्टिलिटी कोई शर्म या गलती नहीं, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसका सही वक्त पर इलाज मुमकिन हो सकता है। सही जानकारी, सही वक्त पर जांच और थोड़ी सी लाइफस्टाइल बदलाव से ज़िंदगी को एक नई रोशनी दी जा सकती है। अगर आप या आपके जानने वालों में से किसी को भी इस मसले से कोई प्रॉब्लम है तो देर ना करें और अपने अच्छे से किसी स्पेशलिस्ट से ज़रूर रब्ता करें। इसी उम्मीद के साथ कि आप सेहतमंद रहें और आपके सपने पूरे हों, मैं हफ्सा खान इजाज़त चाहूँगी। मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए टॉपिक और नए मेहमान के साथ, इसी प्रोग्राम हेल्थ और हम में, सिर्फ मुनसिफ टीवी पर।